हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का। पिछली क्लास में मॉडल ऑक्सिलियरीज डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके थे। कंटिन्यू करते हैं अपने उस टॉपिक को। उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, जो लास्ट क्लास में हमने जो कुछ डिस्कस किया था। बेसिक कंसेप्ट ही डिस्कस कर लेते हैं। हमने कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे। एक तो डिस्कस ये किया था कि मॉडल्स के साथ में ऑक्सिलियरी वर्ड जो जुड़ा होता है इसका क्या मतलब होता है, जो हमने डिस्कस कर लिया था कि हेल्पिंग वर्ब इसका अर्थ होता है। तो इसका अर्थ निकला कि मॉडल्स अपने आप में किसका काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। तो नाम से ही पता लग रहा है कि हेल्पिंग वर्ब अ वर्ब दैट इज यूज्ड टू हेल्प द मेन वर्ब। ऐसी वर्ब जिसका प्रयोग हम करते हैं हेल्प मेन वर्ब की हेल्प करने के। तो मेन वर्ब की हेल्प करती है, तो सीधी सी बात ये निकलती है कि इसका प्रयोग हम जो करते हैं वो मेन वर्ब से हमेशा पहले करते हैं, क्योंकि हेल्प की जरूरत हमें पहले ही होती है। फिर इसके बाद में जो पॉइंट हमारे सामने आया था वो ये आया था कि जब भी हमें फॉर्म्स बनानी हो तो फॉर्म्स सिर्फ मेन वर्ब की बनेगी, हेल्पिंग वर्ब की कभी कोई फॉर्म नहीं बनती। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि आगे मॉडल्स में कुछ वर्ड्स आएंगे वो आपके तभी क्लियर हो पाएंगे जब आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि फॉर्म्स किसकी बनती हैं, हेल्पिंग वर्ब की बनती हैं या मेन वर्ब्स की बनती हैं। इसके बाद में फिर पॉइंट हमारे सामने आया कि जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो नॉट की हेल्प से, तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। कुछ कंडीशंस हैं उनको छोड़कर, जिन पर हमें डिस्कशन नहीं करना। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आपको लगाना है। फिर उसके बाद हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि केवल सिंगल वर्ड, एक वर्ड का प्रयोग ही हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते हैं। एक से ज्यादा शब्दों को एक साथ जोड़कर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब के स्ट्रक्चर नहीं बनाते, हेल्पिंग वर्ब नहीं बनाते। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर हुआ था यहां तक? ठीक है। अब इसके बाद में हमने एक पॉइंट डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था कि मॉडल्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। तो जिनके कुछ वर्ड्स बेसिक हमने डिस्कस करना स्टार्ट किए थे कि एक वर्ड होता है हमारे पास कैन, एक होता है मे, एक शैल और एक विल। इसी प्रकार से कुड है, माइट है, शुड है, वुड है। ये भी हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। और प्रॉब्लम यहां क्रिएट होती है जब हमें यह कह दिया जाता है कि कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है, मे की माइट होती है, शैल की शुड होती है और विल की वुड होती है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। तो इसका मतलब हमने वहां पर डिस्कस कर लिया था कि कैन की पास्ट फॉर्म कुड अगर होती है तो फिर इसका मतलब तो ये निकला कि कुड का प्रयोग हम केवल और केवल प्रेजेंट टेंस में न करके पास्ट में ही करते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग नहीं होता। केवल पास्ट टेंस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट फॉर्म का प्रयोग केवल पास्ट में होता है। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर देखा भी था कि गो की पास्ट फॉर्म वेंट होती है और वेंट का प्रयोग हम केवल पास्ट में करते हैं। तो इसका मतलब तो ये निकला कुड हो, चाहे माइट हो या शुड हो या वुड हो, सभी का प्रयोग हम पास्ट में ही करेंगे, प्रेजेंट में इनका प्रयोग नहीं करेंगे। जबकि आपको अच्छे प्रकार से याद है इन चारों का प्रयोग प्रेजेंट में भी किया जाता है, प्रेजेंट के एग्जांपल्स में भी किया जाता है, या कहीं प्रेजेंट कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो फिर आखिर रियलिटी क्या है? तो रियलिटी यह है कि कैन अपने आप में एक सेपरेट मॉडल है, कुड सेपरेट मॉडल है, मे सेपरेट मॉडल है, माइट इससे बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार से शैल और शुड दोनों अलग हैं, विल और वुड भी अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक पॉइंट ध्यान दीजिए कि आप अभी एट प्रेजेंट टाइम किसी काम को करने में एबल हैं, तो आप किस मॉडल का प्रयोग करेंगे? तो आप कहेंगे ये तो प्रेजेंट एबिलिटी है, और प्रेजेंट एबिलिटी अगर है तो कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि अभी आप किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं है, लेकिन आज से 5 साल पहले आप उस काम को करने में समर्थ थे। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन हुई? तो मेरे ख्याल से सभी का जवाब होगा कि ये तो हमारी पास्ट एबिलिटी है, यानी ऐसी एबिलिटी जो अब नहीं है, गुजर चुकी है, पहले थी। तो आप मुझे बताइए इसमें कुड पास्ट कहां से होगा? पास्ट तो हमारी एबिलिटी हुई ना। तो पास्ट एबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बेचारे कुड को ही आप पास्ट बना दो, ऐसा नहीं होता। कंटिन्यू करते हैं इसको और भी बेहतर तरीके से, अच्छे से हम इसे समझते हैं। आप समझिए, यहां हमने कहा कि कैन की पास्ट फॉर्म है कुड। चलिए मान लेते हैं कि कैन की पास्ट फॉर्म कुड है। इसी प्रकार से हमने यह पढ़ लिया कि मे की पास्ट फॉर्म होती है क्या? माइट। इसी प्रकार से हम पढ़ते आए हैं कि शैल की पास्ट फॉर्म होती है क्या? शुड। और इसी प्रकार से हम पढ़ते आए कि विल की पास्ट फॉर्म होती है क्या? वुड। चलिए मान लेते हैं, हालांकि आपके इतने बताने से भी और इतना एक्सप्लेन करने से आपकी समझ में आ गया होगा कि हकीकत तो ये है इनकी पास्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी और एक्सप्लेन मैं कर देता हूं।
यहां एक वर्ब आती है जिसमें अगर प्रॉपर लैंग्वेज में बोलूं तो इसे एनामलस वर्ब कहा जाता है, लेकिन इस एनामलस के चक्कर में नहीं पड़ना आपको। मैं अगर ये कहूं तो आप एक शब्द कह सकते हैं फ्रेंड ऑफ नॉट। एक वर्ब होती है एनामलस वर्ब जिसे कहा जाता है फ्रेंड ऑफ नॉट, यानी नॉट की दोस्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉट की दोस्त। अब नॉट की दोस्त होने का क्या मतलब है? नॉट की दोस्त होने का सीधा सा मतलब निकलता है कि जिनके साथ नॉट लगाया जा सके, और जिनके साथ नॉट लगाया जा सकता है वो वर्ब हमारी कौन सी कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। सिंपल सी बात है। एनॉमलस वर्ब, ये सिर्फ शब्द हमें कंफ्यूज करता है, वरना है नहीं इसमें ऐसा कुछ भी। एनॉमलस का मतलब है फ्रेंड ऑफ नॉट, यानी जो नॉट की फ्रेंड है, और जो नॉट की फ्रेंड है इसका मतलब है जिनके साथ नॉट लग सकता है। और नॉट किस वर्ब के साथ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं हमारे पहले कि नॉट हमें जब भी लगाना हो तो किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी ऐसी कितनी वर्ब हैं टोटल, जब हमसे काउंटिंग पूछते हैं, जब हमसे संख्या पूछते हैं, उनकी संख्या पूछते हैं हेल्पिंग वर्ब की या एनोमलस वर्ब की, फ्रेंड ऑफ नॉट की, तो हम कहते हैं कि दे आर 24 एनोमलस वर्ब्स। टोटल कितनी वर्ब्स हैं? 24। 24 ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ नॉट लगाया जा सकता है। काउंटिंग कितने की हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से करके टोटल 24 काउंटिंग ऐसे हुई। चलिए ये चीज क्लियर है। कितनी है ऐसी वर्ब जिनके साथ नॉट लग सकता है? 24। क्लियर। अब 24 में कौन कौन सी आती हैं ये देखिए। एक आती है आपकी डू, एक आती है आपकी डज, एक आती है आपकी डिड। अब आप कहेंगे तो सर ये डू डज डिड ये भी तो इनकी फॉर्म है। ये फॉर्म जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती हैं तब एक दूसरे की फॉर्म नहीं कहलाती। जब ये मेन वर्ब के रूप में आती हैं, जब इसका अर्थ होता है किसी कार्य को करना। डू का अर्थ किसी कार्य को करना भी तो होता है, तभी डू की वर्ब मानी जाती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कभी कोई फॉर्म नहीं होती। होती भी है, चलो उसी को हम प्रूव करना चाह रहे हैं। डू डज डिड, फिर आती है इज एम और आर, फिर आती है आपकी वॉज वर, फिर आती है आपकी हैज हैव, फिर आती है आपकी हैड। ठीक है। आपकी डू डज डिड 3 तो ये हो गई, 4 5 6, ठीक है, 6 हो गई हैं। फिर उसके बाद में 7 8 9 10 और 11, कितनी हुई टोटल? ये 11। और उसके बाद में टोटल आपके 13 क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। 13 क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स की काउंटिंग कितनी की? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो यहां हो गए, 5 अभी बचे हुए हैं। मस्ट हुआ, नीड है, डे है, ऑट है, यूज्ड है। तो इस प्रकार के टोटल आपके जो वर्ड्स हैं वो कितने हैं? 13 मॉडल्स के रूप में। और ये कितनी बनी आपकी? 11। टोटल कितनी हुई? 24। कितनी हेल्पिंग वर्ब्स हुई टोटल? 24। चलिए अब यहां आता है अपना पॉइंट कि हम सही हैं या गलत हैं पढ़ने में। ठीक है, तो देखिए 13 मॉडल्स हैं और 11 ये वर्ब्स हैं। टोटल काउंटिंग की हमने कितनी? 24। अब आप एक बात बताइए मुझे कि कभी भी काउंटिंग हमें करनी हो तो, वर्ब की काउंटिंग करनी हो तो वर्ब की काउंटिंग में किसे शामिल किया जाता है? काउंटिंग में फॉर्म्स को या अलग अलग वर्ब्स को? जैसे कि मान लीजिए, इसको सिंपल तरीके से मैं समझाऊं, मैंने आपसे कहा कि हमें रोज 10 वर्ब्स याद करनी है। कितनी वर्ब्स याद करनी है? 10 वर्ब्स याद करनी है। आपने कहा ठीक है सर 10 वर्ब्स याद कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। कि भाई कैसे? कि देखिए हमने जैसे याद की गो, इसकी फॉर्म याद की वेंट, फिर याद की गॉन, और फिर याद की गोइंग। ठीक है, इसी प्रकार से हमने एक याद की कम, केम, कम, और फिर हमने याद की कमिंग। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने याद की ब्रिंग,
ब्रॉट ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत है क्या कि सर आगे तो बढ़ेंगे, ये तो दो ही जगह क्यों रख दी, इसकी थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म तो लिखो, लेकिन जरूरत क्या है, हमने तो 10 वर्ब भी याद करने की कही है ना यहां पर, तो 10 वर्ब हो गई आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शायद हो सकता है कि अब जब इस प्रकार की काउंटिंग मैंने की है तो आपको हंसी आए कि सर ऐसे थोड़ी ना काउंट करेंगे, काउंट तो इस तरीके से होंगी कि एक वर्ब गो है, दूसरी कम है, तीसरी ब्रिंग है, फिर चौथी लिखेंगे, फिर पांचवी लिखेंगे, काउंटिंग तो ये होगी। 10 वर्ब याद करना तो इसको कहते हैं, फॉर्म्स थोड़ी ना याद कर लेंगे 10 वर्ब के अंदर में। तो माय डियर काउंटिंग उसी की होती है जो मेन है अपने आप में, जो मूल है। फॉर्म्स को कभी काउंटिंग में शामिल नहीं करते, और अगर फॉर्म्स को काउंटिंग में शामिल नहीं करते तो फिर जब ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स आप डिसाइड कर रहे हैं तो उसमें कैन की पास्ट फॉर्म कुड है, मे की माइट है, इनको शामिल क्यों कर रहे हैं हम? डू की फॉर्म डज और डिड है, इनको शामिल क्यों कर रहे हैं? इज एम आर इसके स्थान पर वॉज वर को यूज क्यों कर रहे हैं? फिर तो एक एक ही यूज करो ना फिर सब जगह। काउंटिंग में भी आप फॉर्म्स को शामिल कर रहे हैं और यहां कहते हैं कि काउंटिंग में ये फॉर्म्स शामिल नहीं होंगे। तो लैंग्वेज में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता, साइंस नहीं है यहां पर अपने पास कि जब हम एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं, अपवाद पढ़ लेते हैं। साइंस में तो एक्सेप्शन इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रकृति निमित्त है, प्रकृति से बनी हुई है, प्रकृति निर्मित है और प्रकृति ने उसे बनाया है, नेचर से वो हमारे पास आई है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज तो हमने बनाई है, और हम हमारे बनाए हुए रूल्स में ही जब कंफ्यूजन छोड़ देंगे, एक्सेप्शन छोड़ देंगे, अपवाद छोड़ देंगे, तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है, दो ही पॉइंट निकलते हैं इसके, या तो आपने रूल ढंग से नहीं बनाया और या फिर रूल ढंग से पढ़ा और पढ़ाया नहीं जा रहा है। रूल हकीकत में तो कुछ और ही है और पढ़ कुछ और ही रहे हैं हम। तो ध्यान रखिएगा, पॉइंट आता है कि हेल्पिंग वर्ब की कभी कोई फॉर्म नहीं बनती, और नहीं बनती इसीलिए कैन की पास्ट फॉर्म कुड, मे की माइट, शैल की शुड और विल की वुड पास्ट फॉर्म नहीं होती। ये अपने आप में सेपरेट मॉडल्स हैं। क्लियर हुआ यहां तक कंसेप्ट? नेक्स्ट टाइम आप कभी ये ना कहिएगा कि कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, शुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल। ये कभी नहीं होते, सब अपने आप में सेपरेट मॉडल्स हैं। दो चीजें यहां पर हमारे शामिल किए हैं हमने इसको प्रूव करने के संदर्भ में। पहली तो ये कि अगर ये पास्ट फॉर्म होते तो इनका प्रयोग सिर्फ पास्ट में होता, जो कि नहीं होता, इनका प्रयोग हम प्रेजेंट में भी करते हैं। और दूसरा, जब हम हेल्पिंग वर्ब की काउंटिंग करते हैं कि टोटल हमारे ग्रामर में कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, तो हम कहते हैं 24 होती हैं, और उन 24 में हम सभी को शामिल करते हैं, जबकि एक वर्ड की फॉर्म्स को काउंटिंग में शामिल नहीं किया जाता। वो हमने यहां प्रूव भी कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद में फिर हमारा पॉइंट आता है, ये तो आपके मॉडल हो गए कितने? 8। इसके बाद में एक मॉडल आता है आपका क्या? मस्ट। ये सबको क्लियर है? इसके बाद फिर बताइए, एक मॉडल में लिख रहा हूं, क्या आता है? हाँ, सभी के जबान से ये शब्द निकला होगा, ऑट टू। एक वर्ड बोला है सभी ने, ऑट टू, लेकिन माय डियर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑट टू कोई वर्ड नहीं होता। मॉडल्स में सिर्फ वर्ड जो होता है वो ऑट होता है। इसी प्रकार से आप बोलेंगे यूज्ड टू, ये भी कोई वर्ड नहीं होता, सिर्फ यूज्ड को ही यूज किया जाता है मॉडल के रूप में। आप कहेंगे ये तो फिर एक नई बात पता लगी, लेकिन इसको भी हम कैसे मान लें? तो चलिए, अभी हमने पिछली क्लास में ही एक रूल डिस्कस किया था जिसे आज रिवाइज भी किया है। आप बताइए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में टोटल कितने वर्ड्स शामिल किए जाते हैं? कितने वर्ड से हेल्पिंग वर्ब बनती है? तो आप कहेंगे सर सिंगल वर्ड से। माय डियर, जब आप ऑट के साथ टू लगा देंगे, यूज्ड के साथ टू लगा देंगे, तो टोटल कितने वर्ड्स हो जाएंगे? 2। और 2 से कभी हेल्पिंग वर्ब बनती नहीं, वो तो हैज बीन हैव बीन का कांसेप्ट अपन ने डिस्कस कर लिया था। आप कहेंगे तो लेकिन इस चीज को मानने से तो चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। चलिए, क्लियर नहीं हो रही हैं तो एक रूल लिख देता हूं, इसको समझने के लिए एक अपन अप्लाई करते हैं इस रूल को। वी ought to help the poor। ठीक है, ये हमने एक सेंटेंस लिख लिया। इस रूल को
रिप्रेजेंट करने के लिए कि क्या वाकई में ought to वर्ड होता है या ought होता है। ये सेंटेंस हमने लिखा, मैं भी कह रहा हूं कि बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैंने ये कह दिया कि सेंटेंस सही है, तो आपका फट से एक क्वेश्चन ये आएगा कि सर आप कह रहे हैं कि जब ये सेंटेंस सही है तो इसमें आ तो रहा है ये ought के बाद टू, लेकिन माय डियर ये आपसे किसने कह दिया कि ये टू इस ought के साथ लगा हुआ है। ग्रामर में एक इंफिनिटिव नाम की भी वर्ब होती है जिसके दो भाग होते हैं, कॉमन इंफिनिटिव एंड बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव वर्ब की वो फॉर्म है जिसके साथ टू नहीं होता, और यहां माय डियर ये टू जो है वो हेल्प के साथ लगा हुआ है, ना कि ought के साथ। ये ought के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये हेल्प के साथ जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे फिर कैसे, इसको अभी कैसे हम मान लें, ये तो अभी भी आपने कही है ये बात। चलिए एक रूल फिर से रिवाइज करवाता हूं मैं आपको, एक बार फिर से उसको लेकर आते हैं अपने यहां। हमने एक रूल डिस्कस किया था कि जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो नॉट की सहायता से, तो नॉट का प्रयोग कहां करना है, ये तो याद है आप सभी को। कहां यूज करना है नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ought क्या है, मॉडल है, और मॉडल अपने आप में किसका काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो यानी अगर हमें ये सेंटेंस नेगेटिव बनाना होगा, और मैं मानता हूं आप कह रहे हैं कि ought to मॉडल होता है और मैंने कहा है कि ought मॉडल होता है, टू इसमें शामिल नहीं होता, तो चलिए आपके अनुसार फिर इस सेंटेंस को मैं नेगेटिव में तब्दील कर देता हूं। वी ought to not हेल्प द पुअर। आपके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है मैंने, ठीक है, नॉट लगा दिया, बन गया नेगेटिव सेंटेंस। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है किसी को। अब आप कहेंगे कि प्रॉब्लम है हमको, कि भाई क्यों प्रॉब्लम है, कि सर ये नॉट जो है ये टू के पहले आएगा, टू के बाद नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट में मुझे कुछ भी कहने की फिर जरूरत बचेगी भी नहीं। आप अपने खुद के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को ही चेक करते हुए आप अपने आप का एनालिसिस कीजिए, और फिर देखिए कि आपने कहा है कि ought to एक मॉडल होता है, और मॉडल अपने आप में हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, और नॉट जब लगाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। तो जब ought to अगर ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, तो नॉट इसके बाद लग तो रहा है, कहां समस्या है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं टू के बाद नहीं आएगा नॉट, नॉट तो टू से पहले आएगा। तो इसका तो क्या मतलब निकला कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ कौन है, ought ही आता है। टू तो किसके साथ लगा हुआ है, इस हेल्प के साथ लगा हुआ है, और इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि यहां ought ही मॉडल होता है, ought to मॉडल नहीं होता। इसी प्रकार से अब यूज्ड में तो मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं है, अभी मैं वैसे भी इसे यूज्ड बोल रहा हूं, आगे जब इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपकी जानकारी के लिए आपको पता लगेगा। दिस वर्ड USED इज नॉट सिंपली अ मॉडल, केवल एक सिंपली मॉडल नहीं है ये, इट कैन बी यूज्ड एज 3 टाइप्स। इसे 3 तरीके से काम में ले सकते हैं, एज अ मॉडल, एज अ मेन वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव। 3 तरीके से काम में लिया जाता है, और तीनों जगह इसका यूज भी अलग अलग है, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है, एक टाइम पर इसे जब यूज्ड बोलेंगे तो एक टाइम पर इसे यूज्ड बोलेंगे, एक टाइम पर इसे यूज्ड बोलेंगे, बहुत अंतर है। तो वो सब बातें बाद में होंगी, लेकिन यहां पर हमें एक चीज तो ये साबित हो चुकी है कि हाँ वाकई में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम कितने वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, सिंगल वर्ड का, और सिंगल वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसी से हमको पता लगा कि ये ought to नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, ought होता है। to जो लगता है वो इसके बाद लगने वाली फॉर्म के साथ लगाया जाता है, वर्ब के साथ लगाया जाता है, ought के साथ वो to जुड़ा हुआ नहीं होता, वही यूज्ड के साथ भी होता है। ये आपको ध्यान देना है। एक पॉइंट और हमें पता लगा, आज तक हम पढ़ते आए थे कि कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है, मे की पास्ट फॉर्म माइट होती है, लेकिन ये भी नहीं होता। कैन सेपरेट है, कुड अलग है इससे। मे और माइट दोनों एक दूसरे से अलग हैं, शैल और शुड भी एक दूसरे से अलग हैं। हाँ ये जरूर है, जिन कंडीशंस को कैन प्रेजेंट में रिप्रेजेंट करता है उन्हें अगर हमें पास्ट में रिप्रेजेंट करना हो तो हम यूज करेंगे किसका, कुड का। जिन्हें हमें जिन कंडीशंस को प्रेजेंट में रिप्रेजेंट करना हो उनके लिए जब हम मे का प्रयोग करते हैं, उन्हें ही जब पास्ट में हमें भेजना हो तो हम यूज करते हैं किसका, माइट का यूज करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। तो टोटल 8, 9, 10, 11 मॉडल हो गए आपके। फिर इसके बाद में आता है आपका एक मॉडल आता है नीड।
हालांकि कई जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगा, कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, लोग बाग इसमें नीड नॉट लगा कर देते हैं, नॉट जुड़ा हुआ नहीं है भैया इसके साथ। अब मुझे बार बार बताने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है कि मॉडल के रूप में यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिंगल वर्ड आता है। नॉट लगने की तो परिस्थितियां होती हैं, रूल्स हैं वो, तो इसके शब्द में शामिल नहीं होता है नॉट। और इसी प्रकार से आपका एक वर्ड है क्या, डेयर, इसमें भी डेयर नॉट लगाकर आपको पढ़ाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सिंगल वर्ड ही है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम सिंगल वर्ड का ही प्रयोग कर सकते हैं, एक से ज्यादा वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो हमारे पास टोटल 13 मॉडल्स हैं, इन 13 मॉडल्स को हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा। क्लियर? कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने हैं। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आती है, नॉट हमें लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब के ही बाद लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिंगल वर्ड आता है, हेल्पिंग वर्ब की कभी कोई फॉर्म नहीं बनती है, मेन वर्ब की ही फॉर्म बनाई जाती है। क्लियर कंसेप्ट यहां तक? टोटल आपके हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं ग्रामर में? 24 होती हैं, 13 मॉडल्स हैं, 11 बाकी और हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको आगे हेल्प करेंगे मॉडल टॉपिक को ढंग से समझने में। अब यहां पर एक टॉपिक को हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर मॉडल्स को समझने के लिए एक पॉइंट अपने पास आ जाता है, उस पॉइंट को अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर वर्ब की फॉर्म्स की बात हो रही थी, और वर्ब की फॉर्म्स की बात हो रही थी कि फॉर्म किसकी बनती हैं। तो यहां पर एक मेन वर्ब हमें मिली कि एक वर्ब है हमारे पास, कौन सी? मेन वर्ब। अब इस मेन वर्ब की सिंपल सी चीजें मैं आपको बता देता हूं कुछ, जिससे आगे आपको बिना किसी प्रॉब्लम के कंसेप्ट समझ में आ जाए। मेन वर्ब के जब फॉर्म्स हम बनाने ही लगे हैं तो एक फॉर्म तो होती है आपकी जिसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, एक होती है आपकी सेकेंड फॉर्म, और एक होती है आपकी थर्ड फॉर्म। बेसिक रूप से तो ये तीन ही होती हैं, हालांकि वो अलग बात है कि आज इन्हीं की और भी फॉर्म्स बनाकर हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। फोर्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, सिक्स्थ फॉर्म है, और पता नहीं कितनी कितनी बना सकते हैं हम। नई नई चीजें लाने के लिए, स्टूडेंट्स पर अपनी छाप छोड़ने के लिए हम नई नई चीजें बनाते जा रहे हैं अपनी तरफ से। जबकि रियलिटी यह है कि बेसिक रूप से, वास्तविक रूप से अगर देखी जाए तो फॉर्म्स तो तीन ही हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। लेकिन जो चीज चलो ठीक है आपके समझ में बेहतर ढंग से आ जाए, जिसको आप बिना किसी कंफ्यूजन के अप्लाई अगर कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आगे हम इसे बढ़ाएं तो मैं एक फॉर्म और आपके यहां पर लिख देता हूं, फोर्थ फॉर्म। और फिर जब लिख ही रहे हैं तो एक फॉर्म जो यहां काम में आने वाली है वो भी हम लिख लेते हैं, फिफ्थ फॉर्म। जब बनाने ही चले हैं और भी फॉर्म्स तो बेहतर ढंग से समझने के लिए एक फॉर्म और बना लेते हैं, फिफ्थ फॉर्म। अब ये हैं क्या, इन्हें समझ लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म जैसे कि गो, सेकेंड फॉर्म बोले तो वेंट, थर्ड फॉर्म अगर आ रही है तो गॉन, फोर्थ फॉर्म का मतलब हो जाता है कि जब आप इसके साथ लगा देते हैं क्या, आईएनजी। अब आपको जो सोचना है वो यही सोचना है, यहां आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। क्या क्वेश्चन तैयार होता है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन इसके बाद पहले आपको ये पूरा करवा देता हूं। फिफ्थ फॉर्म है टू गो। क्या है फिफ्थ फॉर्म? टू गो। अब यहां आप बताइए, जब हमें आईएनजी फॉर्म बनानी हो तो आईएनजी फॉर्म हम कैसे बनाते हैं? तो मेरे ख्याल से सबका एक कॉमन जवाब होता है कि सर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देने से ये फोर्थ फॉर्म बनती है या आईएनजी फॉर्म बनती है। लेकिन क्या वाकई में आप इस पर अडिग रहेंगे क्या, इस रूल पर कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगती है? मैंने पूछा फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है, कि सर फिफ्थ फॉर्म बनती है जब हम टू के प्लस में फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं तो ये फिफ्थ फॉर्म बन जाती है, टू गो। क्या वाकई में यही है स्ट्रक्चर? जैसे दिखने में तो यही दिख रहा है, लेकिन जो दिखने में दिख रहा है जरूरी थोड़ी है वो रूल ही बन जाए। और जरूरी है क्या कि गो यहां फर्स्ट फॉर्म का ही काम कर रही है क्या? नहीं, यहां हमें कुछ चीजें और समझनी होंगी कि हकीकत क्या है। मैंने आपसे पूछा कि बताइए गो, गोज, वेंट, गॉन, गोइंग, ये सब किसकी फॉर्म है? तो आप कहेंगे ये तो सब गो की फॉर्म है।
आप बेसिक रूप से क्या बोलोगे कि ये गो की फॉर्म है, क्योंकि आगे इसके चाहे आप गोज लगा देते हैं तो भी बात वही निकलती है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये किसकी फॉर्म है? गो की फॉर्म है। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। हमारे पास एक फॉर्म है इज, एक फॉर्म है एम, एक फॉर्म है आर। ये कौन सी फॉर्म है? सबको पता है फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो सेकंड फॉर्म के रूप में कौन आता है? वॉज और वर। बात अगर हम करें थर्ड फॉर्म की तो थर्ड फॉर्म के रूप में कौन आता है? बीन। किसकी फॉर्म है ये? ये किसकी फॉर्म है? इज एम आर वॉज वर बीन। ये इज एम आर की फॉर्म है क्या? इज की फॉर्म, एम की फॉर्म, आर की फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म में जो शब्द हमने लिख रखे हैं वो खुद फॉर्म होते हैं, उनकी फॉर्म क्यों बनाएंगे हम? जो खुद अपने आप में फॉर्म है उसकी फॉर्म क्या बनाएंगे? जैसे कि अगर हम प्राचीन इतिहास अगर पढ़ते हैं तो उसमें एक कंसेप्ट मिलता है हमें धर्म ग्रंथों में और इनमें कि जो खुद दास है उसे दास रखने का अधिकार नहीं होता। तो इस हिसाब से तो ये भी अपने आप में फॉर्म नहीं बना सकते, ये तो खुद ही फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। तो आपका सबका जवाब होगा सर ये तो सिंपल सी बात है ना कि बी की फॉर्म है, बी वर्ब है, बी की फॉर्म है। ये सब बिल्कुल सही जवाब है, बी की फॉर्म है। आपने खुद ने कह दिया है कि ये इज एम आर वॉज वर और बीन सब बी की फॉर्म है। ठीक है माय डियर, फोर्थ फॉर्म बनाना चाहता हूं मैं इसकी फोर्थ फॉर्म बनाना चाहता हूं आप लोगों की हेल्प से। इधर आपने कहा कि सर फोर्थ फॉर्म बनानी हो तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? इज एम आर। अब मुझे बताइए इस बी की फोर्थ फॉर्म क्या बनाऊं मैं? इजिंग, एमिंग या आरिंग? क्या बनेगा? हंसी आ रही होगी सबके चेहरे पर कि सर ये थोड़ी बनती है इनकी फॉर्म। इसकी फॉर्म तो क्या बनती है? बीइंग बनती है। क्या बनती है? बीइंग बनती है। तो मेरे ख्याल से खुद आपने जो पहले जवाब दिया था उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और ये जो कंसेप्ट आपने मुझे लिखवाया था कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, मेरे ख्याल से इसको बदलने की जरूरत है। फर्स्ट फॉर्म के साथ माय डियर आईएनजी कभी नहीं लगता। हैव एक फॉर्म है आपके पास, हैव। इसकी फर्स्ट फॉर्म है हैज और हैव। हैज भी फर्स्ट फॉर्म है और हैव भी फर्स्ट फॉर्म है। अब आप मुझे बताइए आपको आईएनजी बनाना है तो हैजिंग बनता देखा है कभी आपने? कभी नहीं। तो माय डियर ये बी क्या है? ये गो क्या है? इन्हें हम कहते हैं अपने लैंग्वेज में रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की रूट फॉर्म है, ये जड़ हैं, फिर ये इनकी डालियां हैं। डालियां यानी शाखा, ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज यानी फॉर्म्स हैं। इसकी ये मूल है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? इज एम आर, सेकेंड ये है, थर्ड ये और फोर्थ ये है। तो माय डियर यहां एक कंसेप्ट हमें पता लगा कि यहां बी प्लस आईएनजी, और बी क्या है? रूट फॉर्म। तो आईएनजी अगर कभी भी बनानी हो तो रूट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगाई जा सकती है, यह आपको ध्यान रखना है। रूट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी आईएनजी नहीं लगती। यहां विशेष रूप से याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज तक जो हम कहते आए थे, फर्स्ट से बोल देते थे कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। माय डियर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कभी नहीं होता, जो होता है वो होता है रूट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आप इसी प्रकार से मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए आपको यहां इसकी बी की फिफ्थ फॉर्म अगर मान लीजिए बनानी हो, जो आपने कहा कि 2 के प्लस में फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो चलिए आपके कहने से मैंने 2 लगा दिया। अब फर्स्ट फॉर्म लगानी है क्या? फर्स्ट फॉर्म तो ये है इज एम आर। कभी आपने 2 के बाद इज एम आर आते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा। तो फिर क्या आता है कि सर 2 के बाद तो बी आता है, और बी आता है वो क्या है? रूट फॉर्म है। तो माय डियर फिफ्थ फॉर्म का निर्माण जो होता है वो भी किससे होता है? रूट फॉर्म से ही होता है। किससे होता है? रूट फॉर्म से होता है कि 2 के प्लस में जब हम रूट फॉर्म लगाएंगे तब आपकी फिफ्थ फॉर्म का निर्माण किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब हमें यहां ये रूल बदलने की जरूरत आ चुकी है कि ये आपकी फॉर्म जो होती हैं कैसे बनती हैं? फोर्थ फॉर्म बनती है। आईएनजी कैसे बनाई जाती है? आईएनजी बनती है जब आप रूट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं, फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगेगी कभी भी। आप खुद एनालिसिस करके देख लीजिएगा क्लास के बाद में भी, और भी एग्जांपल्स ढूंढिएगा। फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी नहीं लगेगा, रूट फॉर्म के बाद आईएनजी लगेगा। और इसी प्रकार से 2 के बाद आप फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, 2 के बाद आपको क्या लगानी होगी?
रूट फॉर्म ही लगानी होगी। ये रूट फॉर्म का कोई एक बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको विशेष याद रखना है कि रूट फॉर्म क्या होती है। रूट यानी जड़, जो बेसिक है, जो जड़ है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। रूट फॉर्म के और भी बहुत यूज हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आईएनजी जब भी बनानी है तो भी रूट फॉर्म, टू के साथ जब भी लगानी है तो भी रूट फॉर्म। आगे फिर टेंसेज की बात हम करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेज में भी रूट फॉर्म आती है। फिर टॉपिक चल रहा है अपना क्या, मॉडल्स। तो पॉइंट यहीं पर आता है कि आप मुझे बताइए कि हमारे पास एक वर्ड है मॉडल के रूप में कैन। आज तक आपको बताया गया कि मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए, कि सर फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए। अभी भी समय है, सही बोलिए कि कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए। कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए क्या? विचार कीजिए, यहां पर शब्द लिखे हुए हैं। कैन के बाद कभी आपने इज एम आर यूज होता हुआ देखा है? मे के बाद कभी इज एम आर यूज होते देखा है? आप कभी भी कहते हैं तो यही कहते हैं, ही मे बी अ डॉक्टर, ही मे बी अ टीचर, मे बी। तो बी का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि क्या है, रूट फॉर्म। तो माय डियर, मॉडल्स के बाद भी आप जब यूज करेंगे तो कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? रूट फॉर्म ही यूज करेंगे। ये आपको विशेष बात याद रखनी है। तो मॉडल्स के संदर्भ में यहां से हमारा पॉइंट शुरू होता है वास्तविक रूप से, कि मॉडल्स वो शब्द हैं जो अपने बाद कौन सी फॉर्म लेकर चलते हैं? रूट फॉर्म लेकर चलते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को अपन इसी प्रकार से कंटिन्यू करेंगे फिर आगे, कि कैसे इसे हमें आगे बढ़ाना है और कैसे इसे कंटिन्यू करना है और कैसे इसका प्रयोग हमें करना है। लेकिन एक बार ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए और ये रिवाइज हो जाना चाहिए, तभी जाकर आगे के कंसेप्ट्स को आप समझ पाओगे। ओके, थैंक यू।